और इस वक्त की बड़ी खबर, जिला परिषद चुनाव 2020। बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 11 जिलों के प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। अजमेर, राजसमंद, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर और झालावाड़ जिले के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, 11 जिलों के प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, सूची जारी कर दी गई है। किसी तरह की बागियों की खबर, जिनको टिकट नहीं मिल पाया और जो प्रत्याशी नहीं बन पाए हो वो दफ्तर पहुंचे हो, क्योंकि नाम की घोषणा के बाद में इस तरह की शिकायत का आना आम बात है। देखिए, बिल्कुल इस तरह की शिकायत का आना आम बात है, लेकिन फिलहाल अभी 11 जिलों की प्रत्याशियों की सूचना ये जो जिला परिषद के सदस्यों के तौर पर प्रत्याशियों के लिए खड़े होंगे। लेकिन अभी 10 जिलों की सूची और आना बाकी है अभी, क्योंकि 21 जिलों में ये चुनाव होने हैं। फिलहाल बीजेपी ने भी 11 जिलों की सूची जारी की थी। आप पिछले 3 दिन से लगातार बीजेपी मुख्यालय में जो इसकी कोर कमेटी बनी हुई थी पंचायत राज चुनाव से संबंधित, उसकी लगातार बैठकें हुई। उसके बाद ये अब सूची आ रही है। अब 10 जिलों की सूची भी जल्द आने की बात कही जा रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पंचायत समिति सदस्यों के लिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, जिनमें बीजेपी के प्रत्याशी खड़े होंगे, उनके संबंधित जिलों के अंदर ही उनकी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। जहां तक बागियों का प्रश्न है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में है, तो अभी निकल के सामने आएगा। क्योंकि अभी तक जो सिंगल पैनल के नाम थे, उन नामों के जो 11 जिले हैं उनकी घोषणा अभी की गई है। और जहां तक थोड़ा विचाराधीन मामला है, क्योंकि इन 11 जिलों के अंदर भी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी या ऐसे सीटें हैं जिनको अभी विचाराधीन रखा गया है, वहां पर भी अभी घोषणा नहीं की गई है। इसलिए बीजेपी में लगातार इस बात का चिंतन मंथन पिछले जो 3 दिनों से चला है वो अब निकलकर सामने आ रहा है। सुबह हमारी इस बात मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि दोपहर बाद से लिस्टें आना शुरू हो जाएगी, और इसके बाद से लिस्टें आ भी गई है। लेकिन उन्होंने कहा था कि एंड टाइम पे भी कई बार प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया या प्रत्याशियों के बदलने की प्रक्रिया में बदलाव होता है, तो वो कोर कमेटी के विचार विमर्श के बाद ही होगा। जी 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 सुधीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। जनता ने बीजेपी को आईना दिखाया। खाचरियावास ने कहा, हार क्यों स्वीकार नहीं कर रही है बीजेपी? बीजेपी का कुनबा बिखर चुका है। हमारे सभी पार्षद दल एक है। कांग्रेस पर आरोप लगाना गलत है। ये सब कुछ कहा कांग्रेस के दिग्गज नेता परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। ऐसा हुआ है जब खुलकर आप उनके विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया की वरिष्ठता को भी चुनौती मिल गई, और खुलकर इनमें जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं उससे साफ स्पष्ट हो गया कि बीजेपी में तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जयपुर के बाहर की उम्मीदवार यहां के लोकल विधायकों से पूछे बिना, लोकल संगठन को पूछे बिना, बीजेपी के संगठन को पता ही नहीं है आखिर वो कौन सा पावर सेंटर है जहां से सौम्या गुर्जर उम्मीदवार बनी। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, जो बातें भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के नेताओं की आ रही हैं, वो अंतरात्मा पे वोट दे दें। सिर्फ किसी की आत्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता की इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि सौम्या गुर्जर जयपुर के मेयर बने। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोट दे देंगे तो वहां भी फैसला हो जाएगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों की होटल शकुन से अब दूसरी जगह शिफ्टिंग की गई है। खास बात यह है कि पुलिस की सुरक्षा के बीच कांग्रेस पार्षदों को रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि इन पार्षदों को अब मेयर चुनाव तक अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा। मालवीय नगर और सांगानेर के पार्षदों को केसर चौराहा स्थित एक रिसोर्ट में शिफ्ट किया गया है। जोधपुर नगर निगम उत्तर के कांग्रेस पार्षदों ने शनिवार को कुंभलगढ़ का किला देखा। वहीं दक्षिण के पार्षदों को जैसलमेर से तनोट माता दर्शन करवाने ले जाया गया। ज्यादातर प्रत्याशियों को कांग्रेस वहीं घुमा रही है जहां मोबाइल नेटवर्क बमुश्किल काम करता हो। पार्षदों को सैर सपाटा कराने के बीच कांग्रेस के आलाकमान दक्षिण के निर्दलियों से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। विधायकों और विधायक प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों को कांग्रेस में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है।
राजस्थान के बीजेपी पार्षदों को एमपी के पचमढ़ी में शिफ्ट किया गया। 3 होटलों में 40 से ज्यादा पार्षदों को रोका गया। साथ ही बाहरी लोगों को होटल में नो एंट्री है। ये घेराबंदी इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में निगम चुनाव हुए हैं और हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका है। और जयपुर से बड़ी खबर, मेयर चुनाव पर अपडेट है। ग्रेटर निगम के बीजेपी पार्षदों की बाड़ेबंदी की जा रही है। चौमू के पास होटल में यह बाड़ेबंदी चल रही है। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद और फूलचंद भिंडा भी होटल में हैं। वहीं होटल से जुड़े जानकारों के मुताबिक सह प्रभारी रामलाल शर्मा की तबीयत नासाज बताई जा रही है। जोधपुर दक्षिण से बड़ी खबर, बीजेपी को 3 निर्दलीय का साथ मिला। बोर्ड बनाने के लिए पर्याप्त प्रत्याशी हो चुके हैं। दक्षिण में बोर्ड बनाने को लेकर समर्थन जारी है। जोधपुर दक्षिण से ये खबर है, बोर्ड बनाने के लिए बीजेपी के पास में पर्याप्त प्रत्याशी हो चुके हैं। तो दक्षिण में बोर्ड बनाने को लेकर यह समर्थन मिला और बीजेपी का कहना है कि 3 निर्दलीय प्रत्याशी उनके साथ आ चुके हैं। और अब आज जयपुर की, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई। सीएमएचओ जयपुर प्रथम की टीम ने कार्रवाई करते हुए अलवर के बहरोड से जयपुर में बेचने के लिए लाया गया घटिया क्वालिटी का 700 किलो पनीर नष्ट करवाया। बता दें कि मोहनलाल प्रजापति द्वारा बहरोड से जयपुर बेचने के लिए घटिया क्वालिटी का पनीर लाया गया था। आरोपी मोहनलाल ने बताया कि यह पनीर दूध में से क्रीम निकालकर शेष बचे सरपेटे से तैयार किया गया था, जिसे वो जयपुर में 160 रुपए प्रति किलो बेचता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सचिन शर्मा के साथ। सचिन, जो तस्वीरों में ये नकली पनीर नजर आ रहा है, कहीं से भी देखने में नहीं लगता आम आदमी के लिए या आम उपभोक्ता के लिए कि ये पनीर नकली हो सकता है। और त्योहार का मौसम है, ऐसे में मिठाई और पनीर की सबसे ज्यादा खपत इन दिनों में देखी जा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है सचिन कि इस तरह के नकली उत्पादों से आम आदमी को कैसे बचाया जाए। देखिए आसिफ, जिस तरह से जयपुर सीएमएचओ की इस टीम ने ये कार्रवाई की है और 700 किलो जो मिलावटी या यूं कहें कि घटिया क्वालिटी का जो पनीर है, जो कि किसी भी तरह से नेचुरल जो तरीके से पनीर बनता है वो नहीं है, क्योंकि खुद आरोपी ने बताया कि किस तरह से वो दूध में से सपेटा निकाल करके फिर उसके जरिए जो है वो ये पनीर तैयार करता है और उसे सिर्फ 160 रुपए प्रति किलो के दाम से यहाँ बेचता है। जबकि बाजार में यदि कोई भी उपभोक्ता पनीर खरीदने जाता है तो उसे मार्केट में 300 रुपए किलो पनीर के दाम चुकाने होते हैं, यानी डबल का मुनाफा करीब करीब ये लोग कमा रहे हैं। और ये तभी संभव है जब उसमें मिलावट होती है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि लोग या तो पनीर अपने घर पर बनाएं या फिर ऐसी किसी दुकान से खरीदें जहां पर उन्हें ये विश्वास हो कि अगर कोई भी माल जो वो खरीद रहे हैं तो वह उच्च क्वालिटी का होगा और उसमें मिलावट का कोई अंदेशा या आशंका उसमें नहीं होगी। जहां तक बात करें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की, तो पूरे प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को ये कहा था कि पूरे प्रदेश में इस अभियान को जोर शोर से बिल्कुल सचिन, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आम शख्स, आम उपभोक्ता ऐसे नकली उत्पादों से कैसे बचे, क्योंकि अब जो बाजार के अंदर स्थिति है उस पर किसी पर भी भरोसा करना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और उनके निर्देश पर आज पूरे देश में देश के लोग और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब विश्वासघात के रूप में इस युद्ध को मना रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब विश्वासघात के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक भी निर्णय देश के हित में नहीं रहा, किसी वर्ग के हित में नहीं रहा, इकोनॉमी की दृष्टि से ठीक नहीं। कानून किसान के लिए लाए, उसके बाद में तो एक तरीके से एक वर्ग बचा हुआ था जिसके चेहरे की खुशी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से लेकर के जो किसान के लिए काम हुए, राजीव गांधी जी के जमाने में जो किसान के लिए काम हुए, उससे किसान के चेहरे के ऊपर खुशी थी। वो खुशी थी इस देश के प्रधानमंत्री के निर्णयों के कारण से उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जो ये 7 साल में उन्होंने काम किए हैं, एक के बाद एक निर्णय लिए हैं, वो सारे के सारे देश के लोगों को चोट पहुंचाने वाले हैं। सब वर्गों पे आज दीपावली आ रही है, लेकिन किसान के चेहरे के ऊपर खुशी नहीं है, छोटे व्यापारी के चेहरे के ऊपर खुशी नहीं है। चाहे कोई भी वर्ग हो, वो सारे के सारे मायूस हैं। वो ये देख रहे हैं कि हम ठगे गए हैं। मैं ज्यादा लंबी छोटी बात नहीं करके केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के निर्णय देश के लोगों के हित में नहीं होकर के, किसी भी वर्ग के हित में नहीं होकर के, उनके चंद बड़े उद्योगपति मित्रों के हित में है, जिससे देश में एक तरीके से अराजकता का माहौल है। और आज का दिवस हम सब लोग नोटबंदी के विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। आवाज अच्छी आती है, हमारे ज्यादा अच्छी आती, मैं देखता हूँ। अभी अध्यक्ष जी ने आपको AICC द्वारा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने जो प्रोग्राम दिया है, और ये प्रोग्राम अपने आप में पूरे देश व्यापी चल रहा है, स्पीक ऑफ अगेंस्ट डिमो डिजास्टर। आज का दिवस विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने की नौबत क्यों आई, जिसके बारे में जिक्र किया गया अभी। और जब से नोटबंदी हुई है तब से पूरा मुल्क सत्ते में आ गया था। 4 घंटे में ही 500 और 1000 रुपए के नोट समाप्त हो जाएंगे। ये सुनते ही देशवासी सत्ते में आ गए। वो दिन आज दिन 4 साल में जो कुछ हुआ है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, जिनके काम धंधे रोज कैश पे चलते हैं, सारे लोग बर्बाद हो गए, बेरोजगारी फैल गई। और अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। और आज स्थिति है कि RBI खुद कहती है कि 99.3% पैसा वापस जमा हो गया। और आज भी जो कहा गया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा कैशलेस इकोनॉमी का, जबकि स्थिति है आज वो तो होना ही था, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने तैयारी कर रखी थी। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं, बढ़ा भी है, परंतु साथ में पूरी तरह वापस कैश की इकोनॉमी पूरे देश में प्रारंभ हो चुकी है। ब्लैक मनी वो की वो पहले की तरह चल रही है, रूप बदल गया है। और तो और ऊपर से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड शुरू किए गए हैं, ये अपना आप में बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड, अगर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाएंगे जिसका कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है, किस पार्टी को कौन सी इंडस्ट्री वाले कितना धन दे रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, किसी को नहीं मालूम। इस रूप में आज इलेक्ट्रल बॉन्ड है देश के अंदर। और ये नोटबंदी के बाद में एक के बाद एक कदम उठाए गए, कभी GST का,
बिना सोचे समझे, जिसके कारण आज जीएसटी की मीटिंग होती रहती है और कुछ निर्णय हो नहीं पाते हैं। फिर कोरोना आ गया, कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ है उसमें इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है पूरे देश की, दुनिया की, सब जानते हैं। पर जिस रूप में आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं, वजह इसलिए कि आप देश को बताओ कि 4 साल में नोटबंदी के बाद में कैशलेस बैंकों से जो पैसा आना था आ गया, ब्लैक मनी खत्म हो गई, नक्सलवाद खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया। आज व्हाइट पेपर निकालने की जरूरत है। भारत सरकार को चाहिए कि देश की इकोनॉमी जिस दिशा में जा रही है, देश पूरा चिंतित है, व्यापार धंधे ठप हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो आपने देखा बिहार के अंदर बेरोजगारी का जो इशू बना है वहां पे चुनाव के अंदर, वो एक नमूना है कि किस प्रकार पूरा मुल्क ग्रस्त हो गया है बेरोजगारी से, नौजवानों की कितना आक्रोश है, उसकी झलक देखी आपने अभी बिहार चुनाव के अंदर। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो देशवासियों को बताए व्हाइट पेपर निकाल के कि आपके क्या क्या इसके इम्पैक्ट हैं, गलतियां की उनको सुधारे गलतियों को, चाहे वो जीएसटी में कई गलतियां हैं, चाहे नोटबंदी में है, चाहे आपके कोरोना के कारण से जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद में अनलॉक हुआ है, क्या क्या कदम उठाना चाहिए। ये कहना नाकाफी है। राज्यों का जो हक है जीएसटी में वो नहीं देना कहाँ की समझदारी है। ये तो राज्यों के साथ में विश्वासघात हुआ केंद्र सरकार का, जो फेडरल सिस्टम में उचित नहीं है। विश्वासघात जो लिखित में समझौते हैं, वित्त मंत्री कहते एक्ट ऑफ गॉड है। अरे एक्ट ऑफ गॉड तो जब बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, वो भी एक्ट ऑफ गॉड होता है। तभी तो राज्य सरकारें डिपेंड रहती है केंद्र पर कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया है, प्राकृतिक आपदा आ गई, आप हमें इमदाद कीजिए। और ये तो समझौते वाली बात है जीएसटी वाली। उसके बाद में आप कहते हो एक्ट ऑफ गॉड है, आप इमदाद करने, राज्यों की स्थिति खराब होती जा रही है। जबकि कोरोना की लड़ाई लड़ी गई, प्रधानमंत्री जी खुद गवाह है, 4-5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, किस प्रकार से राज्यों ने अपने अपने हैसियत से ज्यादा बढ़ करके कोरोना के अंदर लोगों को राहत पहुंचाई है। देश के अंदर भामाशाहों ने, दानदाताओं ने, आम जनता ने, सब लोगों ने मिलकर के काम किया है। इसलिए जो शुरुआत नोटबंदी से की है वो बहुत खतरनाक शुरुआत थी, खतरनाक फैसला था, खतरनाक तरीके से किया गया। ये जो तरीका है प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड की बात करके आप बचना चाहते हो जीएसटी से, जो राज्यों का हक है, और चाहे आप किसानों के लिए बिल लेके आए हो बिना कोई स्टेक होल्डर, जो किसान खुद है, किसान संगठनों से बात नहीं करी, आपने राज्यों से बात नहीं करी, और राज्यसभा में क्या और सबको मालूम है, आपने पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए उचित नहीं समझा पार्लियामेंट कमेटी भेजने के लिए बिल को। ये आपकी जो सोच है वो सोच फासिस्ट सोच है, खतरनाक सोच है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं देश में लोकतंत्र को खतरा है। आज इसलिए विश्वासघात दिवस जो मनाया जा रहा है, लाखों लोग जोड़ रहे हैं इसके अंदर, पूरे देश के अंदर सुबह से मैं देख रहा हूं लाखों लोग जोड़ रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो स्पीक अप अगेंस्ट डिमो डिजास्टर चल रहा है, वो इसलिए कामयाब हो रहा है कि लोग समझ गए हैं कि चालू को समझ गए। समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री चाहिए, अभी भी समय है। आपने जो कुछ हथकंडे अपनाने थे अपना लिया आपने यहाँ तक कर लिया। 2019 के अंदर चुनाव चल रहे थे, NSSO संगठन 70 साल जिसकी क्रेडिबिलिटी है, उसके आंकड़े आपने बाहर नहीं आने दिए। जबकि उन आंकड़ों के आधार पर तमाम डिपार्टमेंट भारत सरकार के अपनी योजना बनाती हैं, प्लानिंग करते हैं, पर
क्योंकि बेरोजगारी के आंकड़े सामने आते और आपके लिए घातक होता चुनाव में, आपने उनको रोक दिया, उनके चेयरमैन इस्तीफा दे दिया, मेंबर ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए हमें रोका जा रहा है। इतने संपादक किए आए, इतने आर्टिकल आए होंगे उस जमाने के अंदर तमाम देश के अखबारों में, मेरे ख्याल से आज तक किसी भी सब्जेक्ट को लेकर इतने नहीं आए होंगे। और जैसे चुनाव समाप्त हुए और वो आंकड़े बाहर आ गए। ये जो तरीका है इनका काम करने का, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही खतरनाक तरीका है। और पूरे मैं समझता समय आ गया, देशवासियों को समझना पड़ेगा किस प्रकार डेमोक्रेसी को खतरा पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार में मुकाबला करना है, एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी का ये संदेश है कि विश्वासघात दिवस के रूप में लोगों में जन जागृति पैदा होनी चाहिए। इसलिए अध्यक्ष जी ने अभी आपको तमाम बातें बताई। मैं उम्मीद करता हूं कि मीडिया भी साथ देगा, क्योंकि मीडिया के ऊपर बहुत दबाव है पूरे देश के अंदर। मजबूरी में एक तरफा चल रहा है मीडिया भी, इसलिए उसको गोदी मीडिया कहने लगे लोग। तो समझना पड़ेगा डेमोक्रेसी बचाने के लिए जितनी जिम्मेवारी विपक्ष की है उतनी जिम्मेवारी मीडिया की भी है। ये आपको, आपके संपादकों को, सबको समझना पड़ेगा। धन्यवाद। सभी पत्रकार साथियों से आग्रह है, जो भी कोई सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछना चाहते हैं वो अपने अपने सवाल कर सकते हैं, ये बता के कि ये सवाल मुख्यमंत्री जी के लिए है या प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए है। धन्यवाद।